नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। हिसाब से तो संडे को रखनी चाहिए छुट्टी, ठीक है ना। माने भी एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, पर यहाँ छुट्टियां नसीब में कहाँ। ठीक है, हमारे नसीब में छुट्टियां है नहीं। छुट्टी के दिन तो उल्टा ज्यादा काम होता है। चलिए आज आपको रिवीजन करवाते हैं राजस्थान मुगल वाला। जो आपके देखो सेकंड ग्रेड में मैं बार बार कहता हूँ कि सिलेबस मुझे बड़ा अच्छा लगता है जीके का। कारण यह है कि उसमें स्पष्ट दे रखा है क्या पढ़ना है। राजस्थान और मुगल, ठीक है, यानी राजपूत मुगल संबंध कह सकते हो आप, ये पढ़ना है। लेकिन उसमें भी शासक दे रखे हैं स्पेशली। उनमें से आज अपन जो पढ़ेंगे वो राणा सांगा और महाराणा प्रताप, इन दोनों से संबंधित सारे ही मतलब पूरा रिवीजन आपके हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी मेन रिवीजन तो आप लोग खुद करोगे तो ही काम आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कितना किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों का खुद का अभ्यास होना, आप लोगों का खुद का रिवीजन करना ज्यादा बेहतर है। अब कल एक मेरे किसी विद्वान स्टूडेंट ने कहा कि सर इन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्या पढ़ाई होगी, आप तो डिटेल में पढ़ाओ। अरे डिटेल में भाई, आप प्ले लिस्ट उठान देख तो सही, पूरा कोर्स करवा रखे है डिटेल में, सारा सब कुछ पढ़ा रखा है डिटेल के अंदर। महाराणा प्रताप और राणा सांगा मैंने 3 बार पढ़ाया है। ठीक है, सारी क्लासेस यूट्यूब पर है, प्ले लिस्ट में विजिट किया करें, देखा करें। फिर उसके बाद तब कमेंट नहीं करना, पहला देखना, पहली क्लास देखें डायरेक्ट कमेंट नहीं, पहला देखना कि गुरुजी ये पढ़ा रही है, लाडली की क्लास दी है, क्या सैली है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या है इनका बैकग्राउंड, वो सारा पता लग जाए ना, उसके बाद में करें तो मजा भी आए। अंदर जो मतलब कॉपी पेस्ट कमेंट नहीं करना। ठीक है, चलिए कमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे पहले पता तो करो कि क्या पढ़ा रखा है क्या नहीं। डायरेक्ट गुरुजी वो पढ़ाना चाहिए, अरे वो तो पढ़ाई उड़ा नहीं, और क्या पढ़ा हुआ। ठीक, चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। एक थोड़ी सी एक कमी रहती है इसमें, वो केबीसी म्यूजिक बजती है ना, डन वो नहीं रहती अपने यहाँ। पहला प्रश्न तो मैं हमेशा इसी तरीके से लेकर आता हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन म्यूजिक की कमी है। राणा सांगा के समकालीन मुगल शासक कौन था, बताइए उत्तर। बिल्कुल सरल प्रश्न, क्या आया है अपने पढ़ने में, राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह। ठीक है, अब राणा सांगा का जन्म जो है ये आप कह सकते हो कि रतन कंवर की राय से हुआ। अब किसी का जन्म किसी की राय से हो सकता है क्या, हुआ है। ठीक है, कैसे राय से हुआ, पिता रायमल रतन कंवर की राय से हुआ है, तो माता रतन कंवर। जन्म हुआ है इनका 1482, राज्याभिषेक हुआ है कद, वो बताओ जल्दी फटाफट, 1509। ठीक है, 1509 के अंदर राज्याभिषेक होता है। और ये कह सकते हो मृत्यु, तो मृत्यु इनकी हुई है 1528। अच्छा एक बार डेट भी पूछ ली, चलिए बता देते हैं, 30 जनवरी 1528। ठीक है, अब रही बात कि इनके समकालीन शासक कौन थे, शासक नहीं मुगल शासक कौन थे। यदि समकालीन शासक की बात करें ना, तो समकालीन में देखो सिकंदर लोदी भी था, इब्राहिम लोदी भी था, ठीक है, नासिरुद्दीन भी था, मालवा का गुजरात का महमूद भी था, सब थे, इतने थे समकालीन। लेकिन पूछा क्या कि मुगल, तो पहले तो लोधी वंश था, लोधी वंश के बाद में इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत के लड़ाई के अंदर और कौन आ गया, बाबर आ गया। तो बाबर आया है, ठीक है ना, कब आया है, पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर आ गया, भारत के अंदर स्टेबलाइज हो गया, मुगल डायनेस्टीज को यहां पे स्थापित कर दिया। तो मुगलों का संस्थापक कौन था, बाबर था, और वही बाबर इसका समकालीन भी था। ठीक है, तो यहां से राणा सांगा से अपने परिचय से शुरू किया है, और एक साथ ही परिचय के अंदर ये ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि इन ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ देने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले आगे बढ़ा। बयाना का युद्ध किसके मध्य हुआ, किन किन के मध्य हुआ, यानी कि राणा सांगा और मेदिनी राय के, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के, राणा सांगा और बाबर के, मोहम्मद बिन तुगलक और राणा सांगा के मध्य। तो देखो राणा सांगा और मोहम्मद बिन तुगलक तो कभी आपस में भिड़े ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सिरे से खारिज। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य नहीं हुआ है, क्योंकि यदि सल्तनत काल के अपन युद्ध देखें तो राणा सांगा के समय में 3 युद्ध आपको याद रखना है, खातौली, बाड़ी
और गागरोन, ठीक है, खातौली, बाडी और गागरोन, जिसमें से खातौली और बाडी जो है वो इब्राहिम लोदी के साथ में लड़े गए युद्ध है। राणा सांगा और मेदिनी राय के मध्य भी नहीं हुआ, ये हुआ है राणा सांगा और बाबर के मध्य। अब देखो क्या पूछा है, बयाना। एक तो आएगा आपके युद्ध पूछते हैं, एक तो बयाना का, एक पूछते हैं खानवा का। खानवा का मुख्य है, बयाना का राणा सांगा की तरफ से मतलब बड़ी विजय के अंदर कहा जाए तो बयाना का युद्ध मुख्य माना जाता है। हुए कब, तो कैसे याद रखना है, यहां से शुरू को 1527 के अंदर हुए। देखो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, उसके बाद में खानवा का युद्ध 1527, खानवा से जस्ट पहले हुआ है बयाना का, तो 1527 के अंदर हुआ है। अब हमेशा युद्ध की जब भी याद रखो ना तो पहले सन याद रखो, सन के बाद में महीने पे जाओ, महीने के बाद में डेट पे जाओ, सन पे आगे फिर याद रखना कि कब हुआ है, फरवरी के अंदर, कब हुआ, फरवरी, फिर याद रखना कि कब हुआ, 16 तारीख को। अब यहां पे खानवा का लेना है तो 16, इसके बाद में हुआ है 1/2 17, इसके बाद में हुआ है 1/2 मार्च, ठीक है, इसके बाद हुआ है, लेकिन ये 1527 ही रखना, इसको 28 मत कर देना, इसको 28 मत कर देना, ये ध्यान रखना, खानवा का युद्ध और ये 1527। अच्छा अब देखो बयाना की बात कर रहे हैं, और आप लोगों को पता ही होगा कि बयाना की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। अब मेरे कुछ विद्वान साथी कहेंगे कि सर मेहंदी बयाना की नहीं सोजत की प्रसिद्ध है, पाली की, ठीक है, मन ध्यान है कि मेहंदी कटेरी प्रसिद्ध है, लेकिन मैं अगर बयाना में बता रहा हूं ना तो बड़े भी थानकिन की अच्छो ही नॉलेज मिली। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि बयाना के युद्ध का नेतृत्व बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा ने किया था, ठीक है, मेहंदी ख्वाजा ने। हाँ मुझे ध्यान है कि बयाना की नील प्रसिद्ध है, मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल कॉप है यहाँ की सोजत की, क्या भूल सका यहाँ, ठीक है, बाकी तो भी याद तो कराना पड़े ना पाचो, तो ये ध्यान रखना। और ये दोनों है कहाँ, भरतपुर, कहाँ है ये दोनों, खानवा और बयाना दोनों ही भरतपुर के अंदर, कहाँ, भरतपुर। पहले बयाना को जीता बाबर ने और उसके बाद में खानवा, तो यहां पे उत्तर आपके निकल के आ गया, बढ़े आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण किया? देखो युद्ध की बात आए और राणा सांगा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक तो देखो युद्ध इतने लड़े कि 80 घाव थे, क्या थे, 80 घाव, इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें, सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष, यानी सैनिकों का खंडर कह सकते हो आप, सैनिकों का भग्नावशेष, हिंदू पथ कहा जाता था इन्हें, क्या कहा जाता था, हिंदू पथ, या पथ भी आ सकता है, हिंदू पथ कहा जाता था, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही है राणा सांगा से संबंधित। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इनके घायल हो जाने के बाद खानवा के युद्ध में, अब खानवा का युद्ध भरतपुर के अंदर 1527 के अंदर हुआ है, जब यहां पे घायल हो जाते हैं उसके बाद में इनके युद्ध चिन्ह जो है वो किसने धारण किए, दुर्गादास, राम साय तंवर, झाला अज्जा या जयमल? तो इसमें से बिल्कुल सही आप लोगों का उत्तर क्या है, झाला अज्जा। देखो दो झाला सरदार याद रखने आपको, एक तो झाला अज्जा, एक झाला मान या झाला बीदा, वो आएंगे महाराणा प्रताप के समय, झाला अज्जा आएंगे यहाँ पे सांगा के समय, ठीक है, ए और बी ऐसे याद रखना, झाला अज्जा, झाला बीदा, ठीक है ना, झाला अज्जा और झाला बीदा। अब सांगा पहले लड़ा था ना, सांगा पहले है 1527 में, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 है, तो पहले ये है तो पहले क्या है, अज्जा है, बाद में ये है तो बाद में क्या है, बीदा है। याद रहते हैं, मैं कुल मिला के आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं कि नहीं करता हूं, हाँ चाहिए जो, ठीक है। चलिए झाला अज्जा ये हो गया इसका उत्तर आप लोगों के, ठीक है, बाकी और बताते हैं आगे आपको। चलिए खानवा का युद्ध का मैदान, अच्छा ये तो फिर अभी मैंने बता ही दिया आपको, ये कहाँ है, भरतपुर के अंदर, भरतपुर में भी पूछे तो रूपवास तहसील, रूपवास तहसील के अंदर है, ठीक है, खानवा के युद्ध से संबंधित। अब देखो खानवा का युद्ध हुआ है, खानवा के युद्ध मतलब जब हुआ है तो यहां एक तरीके से चुनौती के रूप में इसको लिया गया था खानवा के युद्ध को, ठीक है। उधर से बाबर जब युद्ध करता है तो बाबर की है ना बकरी डिब्बे में आती है एक बार, कैसे,
क्योंकि बयाना के युद्ध में इतनी जबरदस्त तरीके से राजपूत सरदार लड़ते हैं कि यहाँ से जो बयाना से बचे हुए मुस्लिम सरदार वापस भागते हैं, मुस्लिम सैनिक वो वहां जाके भय उत्पन्न कर देते हैं। और एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ, क्या नाम था, मोहम्मद शरीफ, इसने भय को और बढ़ाने का काम किया मुसलमान सैनिकों के अंदर। इसने क्या की, एक भविष्यवाणी की। क्या की, भविष्यवाणी। इसने कहा कि नहीं वहां का तो तारा अस्त है और बाबर के तो पक्ष में युद्ध आ ही नहीं सकता, ये सारी चीजें कही। फिर बाबर को बहुत सारे नाटक करने पड़े, शराब के प्याले तोड़ने पड़े, चांदी सोने चांदी के होते थे उस समय, उनको तोड़कर गरीबों में बिटवाए, सारे बेचवाए, और बाकी आखिर लास्ट में जो है जिहाद घोषित किया ना युद्ध को, तब जाकर ये सारे माने और फिर युद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसका उत्तर आप लोगों के मिल गया यहाँ पे, भरतपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। अब ये ऐसा युद्ध था जिसमें लगभग जो है पूरे ही राजस्थान के राजपूत शासक जो है इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों को क्या, राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका और लूणकरण सर, इसमें से आपको छांटना है कि कौन कौन इसके तहत लड़े थे। अच्छा, ये जो लड़े थे इनको क्या कहा जाता था पता है? पाती पेरवन। ये एक मुहिम इसने यहाँ पे चलाई पाती पेरवन के तहत। पाती पेरवन के तहत सभी को एक छत्र के नीचे लेकर आए और कहा कि भैया अपने जो है यहाँ स्वाभिमान का सवाल है, यहाँ लड़ना ही पड़ेगा, है ना। फिर बाद में जो है ये सभी एक साथ होकर लड़ते हैं अपने, जैसे कि यहाँ से जोधपुर से राव गंगा, मालदेव ये भी जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सब जगह से, नागौर से कांजदा है, रायसीना का ये अपने क्या है सलदी तंवर, ये सलदी तंवर ने तो बाद में गद्दारी भी की थी, ये और नागौर के खानजदा ने, ये सारे जो हैं सब एक छत्र होकर लड़ते हैं। अब इसमें से दो नहीं है और दो लड़ते हैं। देखो, एक तो नहीं है आप लोगों को मैं बताऊं, राव बीका, क्योंकि बीका राठौड़ बीकानेर की स्थापना की वो तब से है, लेकिन यहाँ पे राणा सांगा के समय इस युद्ध में नहीं लड़ा है। और एक नहीं है लूणकरण। ठीक है, दोनों ही। क्यों? यदि देखा जाए कि बीकानेर की तरफ से कौन लड़ा था, तो बीकानेर की तरफ से लड़ा था जैतसी और कल्याणमल। जैतसी और कल्याणमल, चेक कर लेना वाली, ये दोनों आए थे बीकानेर की तरफ से, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं है। राजा भारमल लड़ा था, लेकिन ये आमेर वाला राजा भारमल नहीं है, ये ईडर वाला है। कहाँ का है? ईडर वाला राजा भारमल। ठीक है, और वीरमदेव मेड़तिया ये भी लड़ा था। तो एक और दो किस ऑप्शन में है वो सही है, ये एक और दो। ठीक है, ये प्रश्न बहुत तर्क वाला है। ठीक है, इसके समय कहते भी थे कि इनके समय में बहुत सारे जो है सब राजा एक छत्र होकर लड़े थे, बहुत सारे। चले आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के पुरोहित की डायरी, मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास के अनुसार पानीपत युद्ध से पूर्व बाबर और सांगा के बीच पत्र व्यवहार किसके माध्यम से हुआ? कि भाई ये पत्र व्यवहार हुआ था एक, जिसमें सांगा ये कहता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते। बाबर ये कहता है कि इसने मुझे बुलाया और पानीपत के युद्ध में सहायता नहीं की, और सांगा ये कहता है मैंने बुलाया ही नहीं। और ये सारी चीजें आपस में पत्र व्यवहार के माध्यम से ये बताते हैं। इतिहासकार इसमें अलग अलग मत रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि किसके माध्यम से? मेहंदी ख्वाजा, झाला अज्जा, सलदी तंवर, वीरमदेव। तो देखो झाला अज्जा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बीच में पत्र व्यवहार करवाना है, तो इसका माध्यम झाला अज्जा नहीं बनेगा। झाला अज्जा तो बहुत मतलब सूरवीर और बाद में राज के चिन्ह धारण किए वो है। ठीक है, अब बताओ मेहंदी ख्वाजा हो सकता है लेकिन है या नहीं, बताओ देखा। ठीक है, सलदी तंवर हो सकता है लेकिन है या नहीं, बताओ। वीरमदेव क्या पता, आप लोग बताओगे, बताइए किसके माध्यम से हुआ। ये लैंग्वेज ऐसे की ऐसे एग्जाम में एक बार बनी हुई है। ठीक है, इस लैंग्वेज के आधार पे ही आपको बताना है। ऐसे के ऐसे लैंग्वेज बने हुए प्रश्न है सारे के सारे, बताओ। इसका उत्तर है सलदी तंवर। ठीक है, रायसीन के सलदी तंवर। ये जो है बाद में खानवा के युद्ध के अंदर गद्दार भी है। ये खानवा के युद्ध का गद्दारी भी करता है। एक व्यक्ति का भी नाम याद और रखना, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम याद रखें, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती क्यों याद रखोगे? क्योंकि ये जो है अफगान शासक था, अफगान था ये। ठीक है, अफगान सेना नायक लिख देता हूं मैं यहां से, ताकि आपको याद रहे कि खानवा के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था हसन खां मेवाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? अच्छा, एक चीज जो है पहले अपन फिर से एक सांगा पे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ठीक है, कि एक तो देखो सांगा को जहर कहाँ दिया, ये चीजें पूछी जाएगी, ये पूछी जाती है। एक तो जहर, एक मृत्यु, ठीक है, एक छत्री, ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। तो देखो सांगा को विष दिया है, मुझे एक चीज बताना, एक तो होता है अमृत और एक होता है विष, ठीक है। यदि मैं इसमें से कहूं कि लाइट गई की कर रहा है, हाँ क्लास तो रिकॉर्ड है, यदि मैं इसमें से कहूं कि इसमें से गोरा कौन और काला कौन, तो क्या कहोगे आप? अच्छा ऐसा कभी हो सकता है क्या सर, इसमें अमृत और इसमें भी गोरो कालो है? बताओ सही। यदि ऐसे ही अपन देखो, अपन तो ऐसे ही पढ़ते हैं बिल्कुल आराम से, नेक्स्ट तो अमृत और विष में से, जहर और अमृत में से गोरा कौन और काला कौन, तो सभी कहेंगे सर अमृत तो होगा गोरा और विष होगा काला, ये इसको अपन कहेंगे ये काला, ठीक है, खारो जहर यूं कहा भी हम। तो इसको जो है राणा सांगा को विष दिया गया, वो इस काले से याद रखना कि जहर दिया है इसे कालपी में। कहा दिया है? कालपी में। ये तीन स्थान है जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा, इसलिए मैं ये तरीका लेकर आया हूं, ठीक है। कालपी में विष दिया है। मृत्यु होती है बसवा, बसवा दौसा में, यहीं पे आप कह सकते हो कि यही बसवा दौसा के अंदर ही क्या है, इसका स्मारक भी बना हुआ है, ठीक है। और छतरी जो है वो मांडलगढ़ में है। छतरी कहां है? मांडलगढ़ के अंदर। तो ये तीन चीजें भी राणा सांगा जब पढ़ाई है तो ध्यान रखना, और इस तरीके से याद आपको हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब आता है अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? वीर शिरोमणि, गुहिलोत राणा, मेवाड़ केसरी, इतने सारे नाम, बचपन का नाम कीका, ठीक है। पूछा क्या? जन्म, ठीक है। अब देखो पहले तो एक तो अपन जन्म की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इनके पिता कौन थे, फिर बात करें इनकी माता कौन थी, ठीक है। फिर एक पूछा जाता है इनका घोड़ा कौन सा था, फिर एक पूछा जाता है इनका हाथी कौन था, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो जन्म जो है इनका 9 मई 1540, ठीक है। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, जयवंताबाई जिन्हें राजस्थान की जीजा भी कहा जाता है। घोड़ा कौन था? ये तो कोई भी अंधेरे में भी बता सकता है, चेतक। और हाथी कौन था? आजकल ये भी सबको ध्यान रहता है कि राम प्रसाद। मुगलों ने जीतकर क्या नाम रखा? पीर प्रसाद। फिर एक ये भी ध्यान रख लो, मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? 1597, ठीक है। जब इतनी याद रखी तो एक और याद रखो कि राज्याभिषेक कब हुआ? क्या याद रखो? राज्याभिषेक कब हुआ? फिर एक ये भी याद रख लो कि मेन मुख्य जो युद्ध था इनके जीवन में वो हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? मतलब एक चीज लिए तो अपन लगभग काफी सारी चीजें लेकर चले, सारी क्लियर होती चले साथ में, ठीक है ना। तो देखो राज्याभिषेक हुआ है ये 28 फरवरी 1572, युद्ध जो हुआ है वो 1576। अब यहाँ पे 18 जून और यहाँ पे 21 जून 1576, ये दो डेटें चलती है। अब ये दो डेट चलती है ना, तो ये जो है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है, और ये जो है हल्दीघाटी शिलालेख के अनुसार है 18 जून 1576, ठीक है। ये इतनी चीजें। अब क्या पूछा है प्रश्न कि जन्म कहां हुआ, ठीक है, जन्म कहां हुआ। अब देखो ये क्या बात कर रहा है कि जन्म कहां हुआ। अब गोकुंदा के अंदर पूछेंगे तो आप क्या याद रखोगे? राज्याभिषेक। क्या याद रखोगे? राज्याभिषेक, ठीक है। चावंड के अंदर पूछेंगे तो ध्यान रखोगे मृत्यु हुई, ठीक है। उदयपुर उदय सिंह द्वारा बसाया गया 1559 के अंदर, ये ध्यान रख लेना। और इसका जो उत्तर है वो है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के अंदर भी जो है बादल महल, कहां हुआ? बादल महल के अंदर। देखो हुआ कि नहीं, पूरा रिवीजन हुआ कि नहीं सारा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। महाराणा प्रताप को अपन ने लिया, उपनाम वगैरह सारे सब कुछ पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलिए मुगल सम्राट
अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे अपना दूत बनाकर भेजा। अब क्या महाराणा प्रताप को समझाने की आवश्यकता थी? मुगलों की तरफ से तो थी। क्यों? क्योंकि अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, मुगलों की हालत खराब कर रखी थी, तो उनके हिसाब से तो समझाने की आवश्यकता थी कि भैया समझो, हम बादशाह है, हमारी हुकूमत मान ले, इस तरीके से संघर्ष ना करें वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप तो स्वतंत्र स्वच्छंद रहे हुए, किसी की बात मानने वाले नहीं। अब किसे भेजा? भगवान दास, जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल भेजा। चारों को था, लेकिन चारों का क्रम अलग है। अब ये तो आप लोगों को सभी को पता है कि सबसे पहले किसको भेजा। पहले तो मैं उत्तर ही बता देता हूं, जलाल खां कोरची। और फिर बात करें कि अपन इस चीज को सभी ट्रिक से याद रखते हैं, या तो ट्रिक याद रखते हैं ये JMBT, या आप याद रखते हैं जमा बांटो, बांटो जमा करो, ठीक है, या याद रखते हैं जमा बांटो। इससे भी ये आएगा जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। ठीक है, अब आए कब? यदि इन्हीं की सन देखें तो देखो 1572, सबसे पहले नवंबर 1572। ठीक है, अब देखो जब कोई दो पक्ष है, एक कहता है कि 72, एक कहता है 73, जिद यदि कोई कर रहा है कि उसको मनवाना है कि 73, तो वो एक बार 72 कहेगा, अपन कहेंगे नहीं 73 73 73, जोर देकर कहना है तो अपन 3 बार कहते हैं 73 73 73। ठीक है, तो 1572 एक बार लिखो और 73 3 बार, यानी कि बाकी के 3 अभियान जो थे वो 1573 के अंदर थे और एक सबसे पहला वाला 1572 के अंदर था। ठीक है, ये इनके शिष्टमंडल भेजे थे। शिष्टमंडल क्या है इन, ठीक है, कि जाओ वार्ता करके समझाओ, युद्ध के लिए नहीं आए थे ये वार्ता करने के लिए आए थे, समझाइश करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से किसने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? ये प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं और ऐसे प्रश्न गलत करने पर अपन सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं। देखो, एक तो क्या है, या तो हल्दीघाटी ही पूछेंगे कि हल्दीघाटी किसने कहा, या क्या पूछेंगे मेवाड़ की थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली किसने कहा, या पूछेंगे खमनोर का युद्ध किसने कहा, या पूछेंगे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, या पूछेंगे बनास का युद्ध, या इसको कह दिया गया हाथियों का युद्ध। अब ये सारी चीजें ना मैंने डेस्क्रिप्टिव में इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा रखी है, देखो बड़ा ही नहीं कर रहा हूं कि इतनी बढ़िया पढ़ा रखी है, ऐसे नहीं, मतलब पूरा ही डेस्क्रिप्टिव पढ़ा रखा है। इसलिए मैं यहाँ व्याख्या बहुत इजी वे में करता हूं, क्योंकि मुझे ध्यान है कि यहाँ से जो जीजीडेंस पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने पहले पूरा मैटर प्रोवाइड करवाया है, चाहे बुक के माध्यम से कह दो, चाहे अभ्यास सीरीज, चाहे क्लासेस। ठीक है, संपूर्ण मैटर दिया है, उसके बाद में मैं इनको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, मैं इनके से सिर्फ वो तथ्य रिकॉल करवा रहा हूं कि आप लोगों को ये याद है, अपनी शक्तियों को पहचानो। मैं सिर्फ जामवंत बन के आपको हनुमान जी को शक्तियां याद दिला रहा हूं, आप लोग अपनी शक्ति पहचानिए, आप लोगों के अंदर ही ये ज्ञान भरा हुआ है, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं, शक्तियां तो आपकी है, यूज आपको करनी है। ठीक है, फतेह आपको करनी है, लंका जलानी आपको। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं बताइए। अब ये सारी चीजें आप लोगों को याद है, याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं। ये हल्दीघाटी और थर्मोपल्ली दोनों ही कहे ना तो अपने कौन है, कर्नल साहब, कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड क्या है कि जेम्स क्या है, जेम्स टॉड। ठीक है, खमनोर का युद्ध अबुल फजल साहब, अबुल फजल और फैजी भाई थे। ठीक है, गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी, बंदायूनी। ठीक है, मुंतकाबुल तवारिक के अंदर किया है इसका वर्णन। और बनास का युद्ध, और ये जो है ये आम बोलचाल में कहा गया क्योंकि बनास के घाटी क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था और हाथियों की लड़ाई तो बहुत जबरदस्त तरीके से हुई। राम प्रसाद चक्रवाप, लूणा, गजमुक्ता, रणमदार, हवाई, ये सारे हाथी, दोनों पक्षों के मैंने नाम ले लिए। ठीक है, तो इनकी लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई। चूंकि मैं पूरा समझा चुका था, ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाया था, तो फिर बार बार बताने से हाँ। तो देखो अब ये याद कैसे रखोगे, तो देखो इस अबुल फजल के अंदर है ना, खमनोर का युद्ध याद रखना है ना आपको,
एक तो ये याद रख लेना, बंदायूनी के अंदर मैंने यहाँ बिंदी लगाई है, गोगुंदा के अंदर भी, ये देखो इसका उत्तर तो ये बंदायूनी है, गोगुंदा के अंदर भी ये न लगता है, यानी कि बिंदी लगा के भी अपन साबित कर सकते हैं। तो ये यहाँ से इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें और इसमें। अबुल फजल खमनौर का युद्ध है, सीधा सीधा। बनास नदी कहां से निकलती थी? खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है ना, तो ये खमनौर का युद्ध इसलिए कह दिया इसको। हल्दी घाटी का तंग दर्रा है तो थर्मोपल्ली का युद्ध कह दिया, हल्दी घाटी का युद्ध कह दिया। बिल्कुल आसान है जीके, ठीक है। चलिए, ये हो गया आप लोगों के, मैंने इतने सारे आपके एक साथ क्लियर कर दिए। अब चलते हैं आगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप कहां आना चाहिए, ठीक है। महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सरदार का नाम क्या था? हाकिम खां सूरी, अजमल खां, मेहतर खां, हसन खां मेवाती। देखो ओ तो मैं था ना अबारी बतायो कि ओ कटो खानवा तो किसके समय था? राणा सांगा, सांगा साहब के समय थे मेवाती साहब, ठीक है। मेहतर खां जो है, मित्र खां भी कहते हैं इसको, ये मेहतर खां ने क्या किया? इसने किया है गड़बड़। इसने गड़बड़ की है कि एक बार मतलब जब मुगल सेना के पांव उखड़ने लगे तो ये जो पीछे संरक्षित सेना होती है ना, उसका ये वहां पे लीडर था। इसने वहां से मतलब एक मारवाड़ी में क्या क्या ऊद पाड़ी, ठीक है, हक्को करियो बहुत जोर को, यानी कि बहुत जबरदस्त इसने एक घोष किया, रणघोष तो नहीं कह सकते, घोष किया बहुत जबरदस्त कि बादशाह अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त शाही सेना लेकर आ रहे हैं, डटो रे डटो, थे डटो, उकड़ो मत, ठीक है। और वे पाचा डट गया कि वो फिर जो थे मुगल सैनिक वो वापस जो है डट गई जबरदस्त तरीके से, और उनमें ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया था, ये पीछे से मारवाड़ी में क्या क्या हाको करियो, ठीक है ना, ठीक। अजमल खां छोड़ो, ये है इसका उत्तर हाकिम खां सूरी। सांप्रदायिक एकता का संदेश है, वहां पे मुगलों की सेना का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह ने किया, हिंदू सेनापति। यहां पे अपने यहां महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने किया, मुस्लिम सेनापति। सांप्रदायिक एकता का देखो, दो राजाओं के बीच की लड़ाई है, लेकिन सांप्रदायिक एकता का तो कहीं ना कहीं उदाहरण पेश हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के घायल होने पर महाराणा के राज के चिन्ह धारण किए किसने? ये बहुत बनते हैं प्रश्न, इसलिए इनको शामिल करना जरूरी है। झालामान, शक्ति सिंह, भामाशाह या अखेराज? मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है भामाशाह को। तो जब एक समय संकट की ऐसी आई थी कि घास की रोटियां खानी पड़ी, तब इन्होंने अपने पूरे जीवन की संपत्ति और राणा के सारे सेना का खर्च उठाया था। घाणेराव के थे भामाशाह, ठीक है। ताराचंद और भामाशाह दोनों भाई थे घाणेराव के। ये मैं हमेशा कहता हूं, क्यों यार, कहेंगे, कहने की बात है। झालामान, झालाविदा, शक्ति सिंह जो थे ना महाराणा प्रताप के क्या थे? भाई। ये जो थे अकबर की वहां पे शरण में चले गए थे, लेकिन एंड टाइम पर इन्हें बुद्धि आ जाती है हल्दी घाटी के युद्ध में, जब महाराणा प्रताप का चेतक जो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, उसके बाद में ये शक्ति सिंह अपना घोड़ा इन्हें देते हैं, जिसका उल्लेख अमर काव्य वंशावली के अंदर मिलता है, ठीक है। पीछे दो सैनिक पीछा कर रहे होते मुगलों के, उनको भी मारते हैं ये। तो ये लास्ट में जो है इनको अपने देशभक्ति याद आ जाती है, ये चीज है। यहाँ पे उत्तर है आपके झालामान। अब कई जना दिमाग में यूं है कि सर हमने तो जाला बीदा पढ़ा है, हमने जाला बीदा पढ़ा है। बीएल पनगड़िया के अनुसार झालामान और जाला बीदा एक ही, ठीक है। ये बीएल पनगड़िया ही उल्लेख करता है, बाकी ये दोनों एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया? हल्दी घाटी युद्ध के जस्ट बाद अस्थायी राजधानी किसे बनाया? अब जिनके दिमाग में यह आता है ना कि चावंड, जिनके दिमाग में यह आता है ना चावंड, तो चावंड तो 1585 में बनी थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 के अंदर, तो चावंड तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे बताओ क्या होगी? आवरगढ़, कुंभलगढ़, कोलियारी या चावंड? अब बताओ। ये 28 वर्षों तक रही है, 28 वर्षों तक। और पूछते हैं, एक बार पूछा कि प्रताप की राजधानी कब से कितने वर्ष रही? तो 1585 में बनी, और प्रताप की मृत्यु हुई 1597, तो 85 से 95 10, और पीछे 2 तो 12 वर्ष। तो प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही? ठीक है, ये ध्यान रखना। लूणा चावंडिया को हरा के इस पे अधिकार किया था ये।
कोलियारी में क्या था? कोलियारी के अंदर यदि याद रखोगे तो क्या याद रखोगे? हल्दी घाटी के घायल सैनिकों का इलाज। हल्दी घाटी के घायल सैनिकों का इलाज, और मोतीलाल तेजावत की जन्म स्थली भी है। ठीक, कुंभलगढ़ के मायने तो गणित तथ्य याद करने रहा। ठीक है, एक चलो मैं चीज बताता हूं आपको, इसको आपको भी याद रखना चाहिए। क्योंकि परीक्षा तो आपको देनी है, तो याद तो आपको ही रखना है। ये क्या है? अब दिमाग में ये भी तो आ जाता है कि ये क्या है। ये क्या है? प्रताप की राजधानियों का क्रम है, यानी शक्ति का केंद्र कहां कहां रहा, क्रम है इस तरीके से। पहले गोगुंदा, गोगुंदा के बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में आवरगढ़, आवरगढ़ के बाद वापस कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में फिर चावंड, और चावंड में फिर होती है मृत्यु। ठीक है, गोकू आकू चाव, यानी याद रहे। ठीक, तो ये है इस तरीके से। तो यहाँ पे उत्तर क्या है? आवरगढ़ उत्तर है। यहाँ पे क्या है उत्तर? आवरगढ़। अब देखो आवरगढ़ उत्तर है ना, तो आवरगढ़ तो पूछ ले नहीं पूछे, यदि पर्वत पूछ ले तो ध्यान रखना कि कमलनाथ पर्वत पे, कमलनाथ पर्वत। तो या तो पूछ ले आवरगढ़ या कमलनाथ पर्वत। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कम विद्यार्थियों का ध्यान जाता है आवरगढ़ के ऊपर, सीधे चावंड करके आते हैं। संकटकालीन राजधानी चावंड को बिल्कुल कहा गया है, लेकिन अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को बनाया गया था। तभी तो देखो ये चीज मैंने किस लिए लिखी आप लोगों के लिए, कि ये क्रम लिखना क्यों पड़ा, क्योंकि ये अस्थायी है ना। तभी तो देखो, इससे पहले क्या है? कुंभलगढ़, इसके बाद में क्या है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को पे केंद्र था, लेकिन अस्थायी रूप से बीच में आवरगढ़ को बनाया गया है। बीच में आवरगढ़ अस्थायी रूप से बना, इसलिए तो देखो पहले भी कुंभलगढ़, बाद में कुंभलगढ़, अस्थायी रूप से बीच में थोड़े समय बना दिया आवरगढ़ को। बस यही चीज तो समझनी थी, कि यही चीज तो याद रखनी है। ये प्रश्न आ गया ना तो आप दुआएं तो जरूर दोगे। चलो आगे बेटा, मेवाड़ के मैराथन के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न। हल्दीघाटी का युद्ध नहीं है, डायरेक्ट ही कैंसिल करते हैं। ठीक है, दिवेर का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, बयाना का युद्ध, बयाना का भी नहीं है, राणा सांगा के समय था। अब बताओ, अब पीछे बचे दो ऑप्शन, आप लोगों के पास में 50-50 की लाइफ लाइन है, अब यूज कर ली, दो बचे हैं, दिवेर का और कुंभलगढ़ का। इतना आसान प्रश्न, दिवेर का युद्ध। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन कब हुआ? 1582। एक चीज तो क्या याद रखनी, ये किस किस के बीच में हुआ? यदि पूछे राजा का नाम आता है तो प्रताप का आएगा, यदि सेना नायक का नाम आए तो किसका आएगा? अमर सिंह। किसको भेजा था लड़ने? अमर सिंह को। अमशा, अमर सिंह, अमर सिंह वर्सेस, वैसे तो वहां से मुगलों की सेना थी, यानी कि अकबर की सेना थी, लेकिन अकबर के काका आए थे लड़ने। क्या नाम था? सरिया सुल्तान, या सेरिमा सुल्तान भी कहते हैं, सरिया सुल्तान, ये आए लड़ने। अमर सिंह खार खदोड़ा भारत टेकियो एक, ठीक है, बाला फेंक कर सीधा जो है पार कर दिया, मूर्ति बना दी, बिंदीस गए अंदर ही। ठीक है ना, तो ये अमर सिंह की ताकत थी। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? दिवेर का युद्ध। इसे प्रताप की गौरव का प्रतीक भी कहा जाता है। यहीं से वापस जो है जीतने वापस प्रदेश शुरू कर दिए थे दिवेर के युद्ध से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर को जीतने के बाद मुगलों ने उदयपुर का नाम क्या रखा? बताइए। खैराबाद, खिजराबाद, मोमदाबाद या मोमिनाबाद? बताओ। देखो खैराबाद किसका नाम रखा गया था? किसका बदला हुआ नाम है? सिवाना का। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, एक ये कमेंट करके आप बताओगे कि देखो हर क्लास में एक दो चीज मैं आपको देता हूं होमवर्क के रूप में, कमेंट करके बतानी। ये आप कमेंट करके बताओगे कि मोमिदाबाद जो है राजस्थान के किस क्षेत्र को जीत के नाम रखा गया था मुस्लिम शासकों द्वारा? ठीक है, ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। ठीक है, और ये उदयपुर है, मोहम्मदाबाद रखा था उदयपुर का नाम। ठीक है, आप लोगों के लिए प्रश्न मैंने एक छोड़ दिया पीछे। नेक्स्ट, निम्न में से प्रताप का दरबारी कवि कौन था? बताओ। देखें, दरबारी कवि माला साधु,
दूसरा आड़ा गोपीनाथ शर्मा, चक्र पाणी मिश्र, ये काट देता हूं मैं पहले ही, ठीक है। अब पीछे 3 ऑप्शन बचे आप लोगों के पास। माला साधु की एक रचना पूछी जा सकती है, क्या नाम था? प्रताप राजूलना, ये माला साधु की रचना है, ठीक है। दूसरा आड़ा की बहुत प्रसिद्ध क्षेत्री, विरुद्ध क्षेत्री, ये याद रखना, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा की याद नहीं रखनी, गोपीनाथ शर्मा के तो वैसे इतिहास में बहुत सारे चक्र आते हैं, चक्र क्या रहे हैं पढ़ने में आते हैं तथ्य। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, इस क्या है, विश्व वल्लभ वगैरह रचनाएं लिखी इन्होंने, चक्रपाणी मिश्र, ये इनके थे। दूसरा आड़ा तो अकबर के दरबार में थे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया प्रश्न। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध का गद्दार कौन था? अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, कंट्रोल नहीं होता। देखो ये कहाँ के थे, ये रणथंभौर के युद्ध के गद्दार थे। ये इस प्रश्न में शामिल सारे गद्दार हैं, ठीक है। ये रणथंभौर के थे, ये सज्जन शाह ये भी रणथंभौर का था, ठीक है। ये बीका दैया ये कहां का था, ये जालोर का था गद्दार, जालोर का। ये बावले पवार ये कहां का था, ये सिवाना का गद्दार था। कैसी टाइम आई है, गद्दारों को भी पढ़ना पड़ता है। ये सलेदी तंवर और खानजदा, ये जो थे सलेदी तंवर रायसेन का, खानजदा नागौर का, ये यहाँ के गद्दार थे। कहाँ के? खानवा के युद्ध के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा? शाहबाज खां, जगन्नाथ कछुआ, मान सिंह या सुल्तान खां? तो सुल्तान खां तो कहाँ आया था, सुल्तान सेरीमान, सुल्तान जिसे कहा जाता है, ये तो कहाँ आया था, दिवेर, ये कहाँ आया था, दिवेर, ठीक है। मान सिंह किससे संबंधित था, हल्दी घाटी। मान सिंह और आसफ खान दोनों आए थे, दोनों की ड्यूटी बंद कर दी थी और घोड़े को दाग से मुक्त कर दिया था, ठीक है। शाहबाज खां ये कुंभलगढ़ आक्रमण के समय, कुंभलगढ़ में 3 बार आक्रमण हुआ, 1577, 78, 79, जिसमें से एकमात्र 78 में ये शाहबाज खां जीता था। शाहबाज खां एक बार 78 में जीता था, ठीक है। यहां से भेजा किसको था, जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। कब भेजा, 1584 के अंदर। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ है, मांडल में है या मांडलगढ़ में है? दोनों अलग अलग है और बता रखा मैंने, ठीक है। मांडल में है या मांडलगढ़ में है जगन्नाथ कछुआ की छतरी, यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का मुख्य कारण क्या था, कि क्यों हारे, ठीक है। अब देखो, सलेदी तंवर का बाबर की तरफ मिल जाना, या बाबर द्वारा तुलुगमा पद्धति और गोला बारूद का इस्तेमाल करना, मेवाड़ के कुछ सरदार असंतुष्ट थे, ठीक है, या ये सभी। देखो कोई गद्दार होगा तो ये तो कारण उस युद्ध को हारने में राजा के साथ हमेशा रहेगा, ये था कारण, ठीक है। तुलुगमा युद्ध पद्धति और गोला बारूद जिसकी आशा ही नहीं की थी, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी राजपूती शासकों को, सैनिकों को, इन्होंने बहुत तबाही मचाई थी और तुलुगमा पद्धति इसके बहुत काम आई थी। तुलुगमा पद्धति में इन शॉर्ट समझो कि संरक्षित सेना होती है पीछे, सभी एक साथ नहीं कूदते, फिर जब घायल हो जाती है सामने वाली आधी सेना, थक जाती है, तब ये बिल्कुल फ्रेश जो होते हैं वो आक्रमण करते हैं, और वो तुलुगमा पद्धति, चारों तरफ से घेर कर तुलुगमा पद्धति यूज की जाती है, ठीक है। मेवाड़ के कुछ असंतुष्ट सरदार बिल्कुल थे, तो यहाँ पे ये सभी जो है, ये सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आनंद आया या नहीं आया क्लास में, ये बताओ। लगभग देखो राणा सांगा और महाराणा प्रताप अपन ने लगभग पूरा ही कवर कर दिया, लपेट लिया पूरा का पूरा। कल की जो क्लास आएगी उसमें बाकी के जो राजपूत संबंध वाले हैं, जिसमें आपके राय सिंह है, मान सिंह है और चंद्रसेन है और राज सिंह है, ये चारों, इनसे संबंधित कल आपके रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में भी इतना ही था। आज की क्लास पूरी हुई, कमेंट जरूर करना है कि क्या भाई क्लास कैसी लगी। भाई मैं इतनी क्लास लेना पूरी था, मेहनत करें, स्लाइडें सब बना, सब कुछ बिल्कुल दिमाग लगा के, आप लोगों को तो सिर्फ करना होता है एक कमेंट कि हाँ गुरुजी वो आनंद है। तो हम भी क्या भाई जवाब सबको दे या नहीं दे, हम तो क्लास दे देते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी पूरी। आप लोगों की जिम्मेदारी है कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी। जवाब दे या नहीं दे वो नहीं देखना, आप लोगों की जिम्मेदारी है कमेंट करके हर क्लास के ऊपर प्रतिक्रिया देनी ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।